क्या बोल सकते हैं? हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन क्या करेगा, डीएनए को क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज देगा। वही अगर हिस्टोन प्रोटीन को जब डीएनए बाइंड हो जाता है तो हमारा डीएनए कैसा होता है, निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? निगेटिव। नेगेटिव चार्ज होता है। देखो, कल मैंने आपको एक टर्म बोला था जैसा एनोड एंड कैथोड। अगर किसी भी चीज को अगर अगर हम मान लो हमारे पास टू मैग्नेट है, थोड़ा फिजिक्स भी ले लेते हैं अभी। हमारे पास टू मैग्नेट है, अगर सेम सेम पोल होते तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए या रिपेल हो गए? हमको पता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल होता है या साउथ पोल रिपेल होता है? होते हैं। तो मुझे बताओ, रिपेल अगर हो गए। हाँ क्या हो गए, अगर सेम सेम पोल अगर एक जगह आ जाएंगे तो क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। इसलिए क्या होना पड़ता है, डिफरेंट साइड पोल की क्या होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट पोल होनी चाहिए। एक अगर नॉर्थ है तो यहाँ किसके साथ वो अट्रैक्ट करेगा, साउथ के साथ। किसके साथ? साउथ के साथ। इसी तरह का हमारा डीएनए है, जो कौन किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि हमारा डीएनए जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है। एंड जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो कैसे होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसे होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। तब जाके पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होते हैं। फिर उनको अट्रैक्ट तो होते हैं, लेकिन उनको जोड़ने का वो कैसे कंबाइन होके तो रहना होगा, छूटना नहीं चाहिए। अभी वो अट्रैक्ट हुए हैं लेकिन उसको क्या नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। तो इसीलिए आपका एक प्रोटीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो कौन सा प्रोटीन है चाहिए दोनों को जोड़ के रखने के लिए? कौन सा प्रोटीन होता है दोनों को जोड़ के रखने के लिए? कल बोला था ना। देखो, ये हमारा ऑक्टेमर था। इसको हमने क्या बोला था, हिस्टोन ऑक्टेमर बोला था कि नहीं? ओ बाबू लोगो। यस सर। हाँ सर। हाँ, 8 मॉलिक्यूल्स का जो हमारा जो हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया था, उसको हमने ऑक्टेमर बोला था। क्या बोला था? ऑक्टेमर बोला था। उसके बाद एक कैसे था, पॉजिटिवली चार्ज था। कैसे था? पॉजिटिवली चार्ज था। अब जब इस पर जैसे ही डीएनए क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। क्या हो जाता है? डीएनए अटैच हो जाता है। सो इस डीएनए एंड इस पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन मॉलिक्यूल्स यानी ऑक्टेमर को जोड़ने के लिए जो मैंने एक ऐसी डांडी, खड़ी वाली डांडी निकाली ना, डांडी, इस डांडी को कहते हैं H1 प्रोटीन। क्या बोलते हैं? H1 प्रोटीन या हिस्टोन। क्या बोलते हैं? H1 हिस्टोन या H1 प्रोटीन बोलता है। देखो, ये ऑक्टेमर था हमारा, ऑक्टेमर था हिस्टोन प्रोटीन का। उसको किसने रैप किया? डीएनए ने रैप किया। ये पॉजिटिवली चार्ज था, हमारा डीएनए निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिवली चार्ज। इन दोनों को बाइंड करने का काम कौन करता है? तो वो कौन करता है? H1 हिस्टोन करता है। कौन करता है? H1 हिस्टोन करता है। यहां तक हमने कल पढ़ लिया था यहां तक। हाँ सर। हाँ, उसके बाद देखो, आगे लिखते हैं। आपने मैंने जब एक नोट्स अपनी लिख ली होगी, उसको थोड़ा कंटिन्यू करते उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। डीएनए इज negatively charge binding with positively charge charge positively charge histone octamer। देखो, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, अभी आपको समझाया था वैसा ऐसे। जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज कौन होता है, हमारा हिस्टोन ऑक्टेमर होता है। उसको जब डीएनए हमारा कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, वो क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। उसको बाइंड करने का काम कौन करता है? तो H1 हिस्टोन करता है। कौन करता है? H1 हिस्टोन करता है। देखो, अब निगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज एंड H1 हिस्टोन, इतना ये जो हमको स्ट्रक्चर मिला है, इतना ये जो स्ट्रक्चर मिला है, उसको उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोजोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। यानी कि देखो,
जब डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज डीएनए किस पे बाइंड हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज डीएनए पर बाइंड हो जाता है, उसको बाइंडिंग करने का काम कौन करते हैं, तो H1 हिस्टोन करते हैं। जो H1 जब जब ये दोनों भी एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम यानी कि आगे जाके हमारे क्या बनेंगे, क्रोमोसोम के पार्ट्स। क्या बनेंगे, पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि ऐसे ही पूरे न्यूक्लियोसोम इकट्ठा 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 होकर हमारा पूरा क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। देखो, मैंने अगर आपको अच्छे से याद है तो मैंने कल आपको एक डीएनए की एक स्लाइड भेजी थी, सभी ने देख ली क्या वो हाँ स्लाइड, सर। देख हाँ ली। सर। हाँ, देखो उस पर स्टार्टिंग में जब देखो वहां पर ऐसा ऐसा पूरा ऐसा अटैच 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 था पूरा। उसके बाद ऐसे कुछ ऐसे खुल के हमारा डीएनए यहाँ पर ये ऑप्टेमर ऐसे बाइंड थे, और आगे जाके ऐसे बाइंड थे। देखो, तो ए वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कौन होता है, न्यू हमारा क्रोमोसोम होता है। क्या होता है, क्रोमोसोम, यानी कि ऐसे बहुत ऐसे एक दूसरे के साथ पूरे अटैच कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। कौन, न्यूक्लियोसोम, और उससे हमारा क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। देख लिया था सभी ने वो स्ट्रक्चर, देख लिया था क्या, मैंने कल स्लाइड स्लाइड भेजी थी। अरे हाँ कि ना रे बाबा। यस सर। हाँ, देखो अब ये जो न्यूक्लियोसोम होता है, न्यूक्लियोसोम इज मेड ऑफ फोर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, हिस्टोन प्रोटीन। देखो, जो हमारा पूरा है न्यूक्लियस का पूरा न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रक्चर बना है, और न्यूक्लियोसोम किन किन चीजों से बना हुआ होता है, तो किस टाइप के, इट इज मेड अप ऑफ फोर टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। फोर टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है। देखो, मैंने कल आपको अगर याद है तो यहाँ पर H1A ऐसा कुछ लिखा था, याद है आपको, लिखा था कि नहीं। हाँ सर। हाँ, क्यों बे, बोर हो रहा क्या। नहीं सर। नहीं सर। हाँ, देखो फिर जो ये प्रोटीन होते हैं कौन से होते हैं, H2A हिस्टोन प्रोटीन ए, H2B, H1 एंड H2, H2A, H2B, H1 एंड H2। ऐसा जो प्रोटीन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ये चार प्रोटीन से, ये चार प्रोटीन से, चार यानी कि 8। देखो यहाँ पर H2 है तो ऐसे क्या होते हैं, 2 2 के पेयर होते हैं, 2 2 के पेयर होते हैं। यहाँ पर H1 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, H2A, H1, H2B एंड H2। ऐसे देखो, H1 एक पेयर है तो यहाँ भी एक H1 की एक पेयर है, यानी कि दोनों को मिलाकर क्या हो जाएंगे, हमारी पेयर हो जाएंगी। ऐसा पूरा स्ट्रक्चर जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो मेडअप अप होता है फोर टाइप के प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन से होता है। वो कौन से है, H2A, H2B, H एंड H2। और जब ये चार प्रोटीन पूरा एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद उसको आपके कौन हमारा बाइंड हो जाता है, डीएनए बाइंड हो जाता है, जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, निगेटिवली चार्ज होता है। सो उसको इसको ऑप्टेमर को और डीएनए को जो बाइंड करके रखता है, यानी कि जोड़ के रखता है, तो हमारा कौन सा प्रोटीन होता है, H1 प्रोटीन होता है। कौन सा होता है, H1 प्रोटीन होता है। H1 प्रोटीन बाइंडिंग द डीएनए। डीएनए को कौन बाइंडिंग करेगा, हिस्टोन प्रोटीन के साथ H1 प्रोटीन बाइंड करेगा, जो हमारा ए वाला H1 प्रोटीन है। समझ में आया इतना, समझ में आ गया क्या। अरे समझे क्या रे बाबा, हाथ ही ना हाँ बोल सर। दो। हाँ सर। हाँ सर। सभी लोग, सभी हाँ लोग। हाँ सर। सर। हाँ सर। अब देखो, हाँ सर। आप बोलो, इसको मैं लिख लिया क्या आपने, क्लियर कर दो इसको।
हाँ सर। हाँ सर। अब देखो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ सर। आप बोलोगे सर क्या कहाँ से उठा के ले आए? मुझे जस्ट मैं ऐसे घर में ही था तो मुझे दिखी, तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे, किसमें? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। जब आप डीएनए को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, तब आपको डीएनए कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, ये मेरे घर में मुझे मिली थी। देखो, दिख रही है आपको? ये सभी को दिख रही क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये जो बड़े वाले दिख रहे हैं आपको, ये जो बड़े वाले दिख रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियो। क्या बोलेंगे उसको? अभी हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। देखो, ये हमारा एक न्यूक्लियोसोम यहाँ पर बाइंड हुआ, तो ये हमारा पूरा डीएनए होगा। क्या होगा? ये हमारा पूरा डीएनए होगा। और आगे जाके और एक न्यूक्लियोसोम क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ये पूरा हमारा डीएनए होगा। और आगे जाके और एक हमारा न्यूक्लियोसोम ऐड हो जाएगा, ये हमारा डीएनए होगा। ऐसा पूरा स्ट्रक्चर, यानी कि बीट लाइक स्ट्रक्चर। जैसे हम क्या करते हैं, बीट डोरी या थ्रेड में हम जैसे बीट, हमको उसको क्या, जैसे लड़कियां अगर वो क्या हार लगाती है बालों को, तो अगर उसमें जो ऐसे ये करते हैं ना, वैसे ही। तो ये क्या होते जाएंगे, जो ऐसा बीच वाला डीएनए होता है, ये क्या होते जाएगा? उसको ऐसा रैप होते जाएगा, ऐसा। यानी कि देखो, इतना बड़ा डीएनए का साइज था, यहाँ पर इतना बड़ा गैप था डीएनए का, तो ये यहाँ पर अगर रैप हो जाता है तो यहाँ पर साइज कम हो जाएगा डीएनए का, हो जाएगा। देखो, हाँ हो हाँ। जाएगा। सो ऐसे ही रैपिंग रैपिंग होते, ये सभी मॉलिक्यूल देखो ऐसे ऐसे एक साथ आ जाते हैं, ऐसे। समझ में आ गया अभी? देखो, हाँ सर। हाँ सर। आ नजदीक नजदीक आ गए। हाँ, ऐसे नजदीक नजदीक आ जाते हैं। इससे ही हमारा क्या डेवलपमेंट होता है, या किसका फॉर्मेशन होता है? तो हमारा क्रोमोसोम फॉर्म होता है। किसका फॉर्म होता है? क्रोमोसोम का फॉर्म होता है। अगर आप वही अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे हमारा डीएनए, तो वो ऐसे कुछ दिखता है। यहाँ पर एक बाइट, दूसरा, तीसरा, ऐसे। और यहाँ पर डीएनए छूट छूट जाता है, छूट छूट जाता है। अब जब ये वाला जो आपका बीच का पोर्शन दिख रहा है ना, इसको रैप करेगा, ये इसको रैप करेगा, तो ऑब्वियसली जब इसको रैप करेगा तो इतना स्पेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसे ही हमारा किसका डेवलपमेंट होता है? क्रोमोसोम का डेवलपमेंट होता है। चलो, ये जो फंडा था मैंने आपको जनरली समझा दिया, तो समझ में आ गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, देखो। हाँ सर। अब देखो, ये हमारा न्यूक्लियोसोम है, ये हमारा न्यूक्लियोसोम है। अगर इस न्यूक्लियोसोम को, अगर मुझे यहाँ पर उसको डीएनए को अगर रैप करना है, यानी कि उसको फोल्ड करना है, इस डीएनए इस मॉलिक्यूल को अगर ऊपर अगर उसको फोल्ड करना है, तो उसको कितने बेस पेयर चाहिए होते हैं मालूम है आपको? एक फोल्डिंग में ये डीएनए था, बोल दो ये हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, सॉरी न्यूक्लियोसोम है। क्या है? न्यूक्लियोसोम है। इसको अगर मुझे क्या करना है? रैपिंग करना है डीएनए से। क्या करना है? रैपिंग करना है इसको डीएनए से। तो इसमें जो एक रैपिंग होगी ना, उसमें कितनी होते हैं पता है आपको? कितने बेस पेयर चाहिए होते हैं? उसमें चाहिए होते हैं 2 बेस पेयर, 200 बेस पेयर। कितने बेस पेयर होते हैं? 200 बेस पेयर होते हैं एक रैपिंग में। कितने रैपिंग में? एक रैपिंग में। मुझे बता, सिर्फ हमारे डीएनए में एक या दो ही रैपिंग होती होगी क्या फिर? नहीं होती होंगी। नहीं। क्योंकि उसको क्या करना है, हमारा डीएनए, मैंने कल बताया था, इतना बड़ा हमारा डीएनए माइक्रोमीटर का, तो उसको हमको कितने में लाना है? 2 माइक्रोमीटर में लाना है। 2 माइक्रोमीटर में लाना है। तो यानी कि जब हमारा डीएनए इतना बन जाएगा, तभी तो जाके वो न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा? समा जाएगा। न्यूक्लियस में जाके समा जाएगा। तो अगर इतना बड़ा करना है, तो उसकी जो रैपिंग होती है 200 बेस पेयर की होती है एक न्यूक्लियोसोम के। एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर वो रैपिंग होती है, तो उसमें कितने बेस पेयर होते हैं? 200 बेस पेयर होते हैं। तो चलो थोड़ा देखते हैं उसको। वन न्यूक्लियोसोम, वन न्यूक्लियोसोम approximately, one nucleosome
approximately contain 200 base pair 200 base pair long DNA हेलिक्स। हमारा जो डीएनए होगा वो न्यूक्लियोसोम के अगर ऊपर क्या करेगा, रैपिंग करेगा, तो उसका जो रैपिंग होता है उसमें कितने हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, कितने होते हैं 200 बेस पेयर। कितने होते हैं 200 बेस पेयर। जब हमने स्टार्ट किया था मैंने आपको बोला था अगर हमको डीएनए की अगर लेंथ मापनी होती है तो हम उसको कैसे मापते हैं। अगर एक राउंड होता है, एक हमारा सर्कल होता है या 360 का जो ये होता है, तो एक सर्कल में कितने हमारे बेस पेयर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। यहाँ पर से अगर यहाँ पर 3 होते हैं यानी कि वो 3 बेस पेयर का होगा। ऐसे हम उसको पूरे डीएनए को मापते हैं। तो वैसे ही एक अगर उसको राउंड करना है उसके वो मॉलिक्यूल के ऊपर, तो उसमें कितने होने चाहिए 200 बेस पेयर होते हैं। क्या होते हैं 200 बेस पेयर होते हैं। जब कॉइलिंग होता है जब डीएनए का कॉइलिंग होता है। अब मैंने बोला था देखो हमारे न्यूक्लियोसोम उसने अभी रैप कर दिया तो देखो इनमें से क्या हुआ, एक उसको रैप कर दिया, ऐसे रैप कर दिया, तो यहाँ पर कुछ और डीएनए क्या हो जाता है, छूट जाता है, और कुछ डीएनए छूट जाता है। उस डीएनए जो छूट जाता है उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, 164 बेस पेयर होते हैं। 164 बेस पेयर लॉन्ग segment of DNA remains present in the all न्यूक्लियोसोम। देखो क्या लिखा, जब कॉइलिंग होती है तो कॉइलिंग में हमको कितने चाहिए होते हैं 200 बेस पेयर, वहां पर कॉइलिंग हो जाते हैं जब, और बाकी का जो डीएनए छूट जाता है उसमें कितने डीएनए का जो बेस पेयर होता है छूट जाता है 164 बेस पेयर का लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए छूट जाता है। रिमेन्स प्रेजेंट इन द ऑल न्यूक्लियोसोम, जो भी हमारे न्यूक्लियोसोम होंगे उसके ऊपर अगर डीएनए ने रैप कर दिया तो वहां पर 200 बेस पेयर लगेंगे, और बाकी का जो डीएनए होगा वो छूट जाएगा। तो उसमें कितने बेस पेयर होते हैं 164। कितने होते हैं 164 बेस पेयर हमारे न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियोसोम आर द सर वहां पर 146 है। 146 है क्या? हाँ। अच्छा हाँ 146 ओके हाँ 146 है, मैंने उल्टा कर दिया उसको। न्यूक्लियोसोम्स आर रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ क्रोमैटिन। देखो न्यूक्लियोसोम्स आर रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मींस क्या, हमारा क्रोमोसोम। क्रोमैटिन मींस क्या बोलेंगे हम, क्रोमोसोम बोलेंगे। देखो ऐसा हुआ क्या कि सिर्फ इसने उसको ऊपर रैप कर दिया और ये पूरा छूट गया, आगे कोई भी न्यूक्लियोटाइड जाइन नहीं है, ऐसा दिख रहा है क्या आपको यहाँ पर? नहीं। हुआ क्या इसे कि देखो मैं इसने क्या कर दिया, हमारा ये एक ही था और इसके ऊपर उसने क्या किया, रैपिंग कर दिया और आगे का वैसे की वैसे बना। आगे उसने क्या नहीं किया, न्यूक्लियोसोम को क्या नहीं किया, ऐड नहीं किया। ऐसे दिख रहा क्या आपको यहाँ पर? नहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि यही जो सिचुएशन होती है देखो कहां पर, एक उसमें ऐड किया, उसने रैप कर दिया और आगे भी सेम सिचुएशन ऐसी ही आएगी, आगे भी चल के सेम सिचुएशन ऐसी आएगी जो कंटिन्यूअसली होते रहता है, यानी कि रिपीटेड होते रहता है।
क्या हुआ, न्यूक्लियोसोम था, न्यूक्लियोसोम को क्या किया, डीएनए ने रैप कर दिया और आगे थोड़ा छूट गया, जो हमारे 146 बेस करके हमारे न्यूक्लियस सेगमेंट आगे जाके और क्या करेंगे, और क्रोमेटिन को क्या करेंगे, रैपिंग करेंगे, उसको छोड़ देंगे, और आगे जाके क्या करेंगे, उसको रैप करेंगे और उसको छोड़ देंगे। इसीलिए जो हमारा न्यूक्लियोसोम होता है, इट इज अ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ क्रोमेटिन, रिपीटिंग क्रोमेटिन which are thread like, थ्रेड लाइक कैसे होता है, एक धागे की तरह होता है, थ्रेड लाइक होता है, विच आर थ्रेड लाइक स्टेन, स्टेन, स्टेन्ड color bodies present in nucleus। देखो न्यूक्लियस आर रिपीटिंग यूनिट्स, कैसा होता है, रिपीटिंग यूनिट्स यानी कंटिन्यूसली उसमें ऐड होते रहता है। क्रोमेटिन विच आर द थ्रेड लाइक, कैसे होता है, थ्रेड लाइक होता है। स्टेन, स्टेन यानी कि क्या होता है, कलर प्रोवाइड करना डीएनए को या हम क्रोमोसोम, अगर क्रोमो मीन्स क्या होता है, कलर, क्या होता है, क्रोमा मीन्स क्या होता है, कलर। कलर लाइक बॉडी जो हमें किस में दिखती है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, कलर लाइक बॉडी। और कलर लाइक बॉडी नथिंग बट दी, उसको क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, कलर्ड यानी कि स्टेन बॉडी होती है। वो कौन होती है, तो कौन होते हैं, हमारे क्रोमोसोम होते हैं। कौन होते हैं, क्रोमोसोम। इसीलिए उसको बोला न्यूक्लियोसोम आर द रिपीटिंग यूनिट्स, कैसे रिपीटिंग यूनिट्स है, एंड क्रोमेटिन विच आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टेन, कैसा, स्टेन यानी कि कलरफुल बॉडी जो कि कहां पर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट, किसके अंदर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के अंदर। इसीलिए तो उसको स्टेन कहा गया है। जब हम अगर पढ़ते हैं क्रोमोसोम, क्या पढ़ते हैं, क्रोमोसोम यानी कि क्रोमा, देखो क्रोमा से जो वर्ड बनता है उसको बोलते हैं कलर्ड, कलर्ड। एंड सोमा से मीन्स होता है बॉडी, क्या होता है, बॉडी। ऐसी कलरफुल बॉडी, एक कलरफुल बॉडी जो कि कहां पर प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस, जहां पर हमारी एक कलरफुल बॉडी क्या होगी, प्रेजेंट होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। जो ये स्टेन होता है वही क्या करता है, या कोई भी अगर डीएनए को या हमारे क्रोमोसोम को कलर देने का काम करती है, क्या करती है, कलर देने का काम करती है। चलो इतना समझ में आ गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, और अब देखो, हाँ, अब सेम इसके बाद ही आते हैं। देखो अगर मैंने मान लिया ये जो खाली खाली पोर्शन दिख रहा, ये हम क्या बोलेंगे, इसको थ्रेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थ्रेड बोलेंगे या स्ट्रिंग बोलेंगे। और एक हमारा ये यहाँ पर आपको जो बड़ा वाला जो क्या दिख रहा, मोती दिख रहा, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। सेम और ऐसे देखो यहाँ पर मैंने 3 ली ले, जो ऐसा एक सिचुएशन या ऐसा एक कुछ ऐसी चीज दिखती है, थ्रेड है, मनी है, थ्रेड है, मनी है, थ्रेड है, मनी है, जो आग पोर्शन आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं डीएनए के लैंग्वेज में या उसके इसमें, दिस लुक लाइक बॉडीज आर, दिस लुक लाइक बॉडीज, these are, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। जो खाली खाली पोर्शन था उसका हमारा डीएनए का, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। और इस स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग के बीच में, स्ट्रिंग के बीच में कुछ हमारे जो होते हैं, क्या उसको हम क्या बोलते हैं, बीट्स, क्या होते हैं हमारे जो बीट्स, यानी कि बीट्स मींस न्यूक्लियोसोम, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम, उस पे क्या होते हैं, रैप होते हैं। तो देखो उसको क्या बोलते हैं, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसका, बीट्स एंड स्ट्रिंग वाला स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बीट्स एंड स्ट्रिंग वाला स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कुछ कुछ जगह में हमारा डीएनए ऐसा स्ट्रिंग लाइक दिखता है और एक बीट का फॉर्मेशन होता है, और स्ट्रिंग लाइक दिखता है, ऐसे बीट का फॉर्मेशन होता है, जो हो जाता है। इसीलिए जो हमको स्ट्रक्चर दिखाई देता है
कलरफुल स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, बीड ऑन अ स्ट्रिंग। क्या बोलेंगे, बीड ऑन अ स्ट्रिंग। हाँ, यहाँ दिस लुक लाइक अ बीड्स और बीड्स एंड स्ट्रिंग, बीड्स एंड स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमको आगे। जो हमारा डीएनए होता है, सेम सिचुएशन, अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर अगर देखते हो तो हमारा जो डीएनए होता है वो क्या करता है, वो क्या कर लेता है, डीएनए हेलिक्स ऑफ अ 200 बेस पेयर, सेम सिचुएशन जो हमने पहले बारे में बोली थी, सेम सिचुएशन, रैप 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 around the histone, around the histone, octamer of octamer by 1:4 टर्म्स। देखो क्या लिखा मैंने, डीएनए, जो हमारा डीएनए होता है, हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, जो हमने पूरा न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ऑक्टेमर प्लस डीएनए ऐड हो जाएगा, उसको दोनों को ऐड कौन करेगा, हमारा H1 प्रोटीन ऐड करेगा। तो उसको जब हमारा डीएनए हेलिक्स ऑफ द 200 बेस पेयर, हमने बोला था जब अगर हमारा न्यूक्लियोसोम है तो इसको अगर रैप करेगा तो उसमें कितने बेस पेयर लगेंगे, 200 बेस पेयर लगेंगे। जब ये रैप होगा अराउंड हिस्टोन ऑक्टेमर को, यानी कि हमारे हिस्टोन ऑक्टेमर को जब ये करेगा तो इसमें कितने टर्न होते हैं, कितने टर्न होते हैं, 2.25 टर्न, यानी कि देखो वन पूरी टर्न होगी, वन पूरी टर्न होगी और एक क्या होगी, पाउंड टर्न। आपको पता है पाउंड, पाउंड पता है हाँ क्या? सर। हाँ सर। देखो हमारी अगर रोटी होती है, रोटी को अगर हमको एक ऐसी होगी फुल, यानी कि एक रोटी होगी, एक रोटी होगी, तो अगर मैंने इसको काट लिया, आधा कर लिया और आधा का पाव कर दिया, आधा का मैंने पाव कर दिया, तो हमारा जो एक डीएनए होगा ना, एक पूरा सर्कल, यानी कि एक पूरा करेगा, एक पूरा रैप करेगा, और इस 4 भाग में से और 3 भाग इतना, यानी कि 2.25, यानी कि 2.25 टर्न लेगा। समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। सभी को एक या दो ही सिर्फ बोलते हैं? हाँ सर, समझा सर। हाँ, जो हमारा न्यूक्लियोसोम होगा इतना, यानी कि पूरा एक पूरा टर्न लेगा, और कितना एक टर्न लेगा, एक पाउंड टर्न लेगा। इससे कैसे होता है, हमारा जो डीएनए है वो न्यूक्लियोसोम को क्या करता है, रैपिंग करते जाता है, क्या करते जाता है, रैपिंग करते जाता है। और आपके टेक्स्ट में इसको थोड़ा क्लियर कर दूं, कर दूं क्या? हाँ सर। हाँ सर। देखो देखो, ये हमारा ऑक्टेमर था, ऐसे स्ट्रक्चर देखेंगे आप, इसके पीछे भी ऐसा लिख लो, एक यहाँ पर मैंने निकाला, दूसरा, देखो ऐसा स्ट्रक्चर था, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। देखो हमारा एडीएनए क्या करेगा, इसको ऐसा पूरा ऐसा बाइंडिंग करेगा और आगे निकल के चला जाएगा, इसको और बाइंडिंग करेगा, ऐसा ऐसा बनेगा, क्या करेगा, बाइंडिंग करके, देखो डीएनए था, डीएनए ने किसको बाइंड करा, न्यूक्लियोसोम को बाइंड करा, और आगे चलते निकल के चला गया, और बाइंडिंग करेगा, आगे चल के निकल जाएगा, और बाइंडिंग करेगा, ऐसे ऐसे। फिर क्या करेगा, एक जो हमारे जो ये बीच वाला जो स्पेस होता है ना, बीच वाला स्पेस, उसको क्या करेगा, कंप्रेस्ड, यानी कि नजदीक नजदीक लेके चला आएगा,
और जब ऐसे पूरे नजदीक नजदीक चले आएंगे तो हमारा इसका किसमें से फॉर्म होगा, डीएनए का, सॉरी क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्म होगा, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा। सो देखते हैं। हाँ, जो हमारा न्यूक्लियोसोम होता है, इसको जो बाइंड करता है, कौन बाइंड करता है, हमारा डीएनए बाइंड करता है। तो इस डीएनए को बोलते हैं डीएनए लिंकर। लिंकर डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनए लिंकर। यानी कि डीएनए लिंक मींस क्या होगा, जोड़ेगा। लिंक मींस क्या करेगा, जोड़ेगा। यानी कि ये जो जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है, डीएनए लिंकर करता है। डीएनए को ही क्या बोला जाता है, डीएनए लिंकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डीएनए लिंकर बोला जाता है। जब आप या इस पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, हाँ वैसे जो हमने पहले बोला था स्ट्रिंग एंड बीड लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये हमारी स्ट्रिंग तो ये बीड, ये स्ट्रिंग तो ये बीड, ये स्ट्रिंग तो ये, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग एंड बीड स्ट्रक्चर। एंड बीड स्ट्रक्चर। जब डीएनए किसको बाइंड करेगा, हमारा न्यूक्लियोसोम को बाइंड करेगा। किसको बाइंड करेगा, न्यूक्लियोसोम को बाइंड करेगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट, यानी कि नजदीक नजदीक आते जाएंगे। सो उसको हम क्या बोलेंगे, डीएनए लिंकर बोलेंगे या स्ट्रिंग एंड बीड स्ट्रक्चर बोलेंगे। चलो क्लियर हो गया ये स्ट्रिंग एंड बीड स्ट्रक्चर। हाँ सर। सभी का। हाँ सर। देखो हाँ अभी तक हमने जो भी स्ट्रक्चर पढ़ा था, आपको यहाँ पर कुछ नॉन प्रोटीन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन ऐसा कुछ वर्ड आया था कि इसमें सिर्फ हमको पता है कि डीएनए में देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन। एक होता है हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये हमने पहले पढ़ लिया था। लेकिन मैंने जो अभी तक पढ़ा था वहां पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन का मैंने कुछ वर्ड बताया क्या आपको, बताया क्या रे कि नहीं बताया, हाँ कि ना तो बोल दो। थोड़ा सा ही बताया सर कि वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो नॉन बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। हाँ वैसे ही हमने बोला था। लेकिन मैंने अभी तक जो हमने जो भी चीज पढ़ी थी वो सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन के लिए थी। किसके लिए थी, हिस्टोन प्रोटीन के लिए थी। अभी हम चलते हैं, अगर ये हमारा जो डीएनए पैकेजिंग होता है वो उसमें दो क्या होते हैं, डीएनए एंड नॉन हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन कंबाइन होते हैं। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पढ़ा। तो अभी चलते हैं, जो हमारा नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है वो क्या करता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है वो क्या करता है। तो चलो चलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन की तरफ। नॉन हिस्टोन प्रोटीन ऑफ डीएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन ऑफ डीएनए, इसको बोलते हैं एनएच, नॉन एनएचपी, क्या बोलते हैं, एनएससी कॉम्प्लेक्स, एनएससी बोलते हैं, एनएससी, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन ऑफ डीएनए, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन ऑफ डीएनए। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एनएससी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनएससी बोलते हैं। चलो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है। जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है देयर आर टू टाइप्स। क्या होता है, इसके भी कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। इसके भी क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा हेट्रोप्रोटीन्स एंड हाँ, एक होता है हमारा हेटेरोक्रोमेटिन्स एंड दूसरा होता है हमारा यूक्रोमेटिन्स। कौन सा होता है, हेटेरोक्रोमेटिन्स एंड यूक्रोमेटिन्स। तो हेट्रो किसको बोलेंगे एंड यू किसको बोलेंगे। आप लिखो मत, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, मैं बाद में आपको नोट्स दे दूंगा, नोट्स लिख के दे दूंगा, समझने की कोशिश करो। देयर आर टू टाइप्स, कौन से होते हैं हमारे, हेटेरोक्रोमेटिन्स एंड सेकंड होता है हमारा यूक्रोमेटिन्स। हेट्रोक्रोमेटिन्स एंड यूक्रोमेटिन्स, देखो समझने की कोशिश करते हैं। जब हम डीएनए देखते हैं,
ये जो नॉन हिस्टोन का जो हमारा प्रोटीन होता है वो कब जाके हमको दिखता है, जब हमारा सेल डिवीजन होता है। क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन में हमारे कौन से फेजेस होते हैं? कौन से होते हैं? सेल डिवीजन के फेजेस कौन से होते हैं? अगर माइटोसिस एंड मियोसिस की अगर बात की जाए तो क्या होता है, उसमें कौन से फेजेस होते हैं? मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होते हैं ना? हाँ सर। हाँ सर। होते हैं ना? जब ये सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के पहले, सेल डिवीजन में जो हमारे जो कुछ फेजेस होते हैं, इसमें अगर बात की जाए अगर हेटेरोक्रोमैटिन की, तो उस सेल डिवीजन के हेटेरोक्रोमैटिन में प्रोफेज एंड इंटरफेज एंड प्रोफेज में हमको हेटेरोक्रोमैटिन जो होता है, जो हमारा एक प्रोटीन होता है, कैसे दिखता है देखो, ऐसा पूरा पैकली अरेंज रहता है, पैकली अरेंज रहता है सेल डिवीजन से पहले। जो हमारा सेल डिवीजन यानी कि इंटरफेज, जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, तब वहां पर जो हमारा जो कौन सा हेटेरोक्रोमैटिन होता है, वो ऐसे क्लस्टर फॉर्म में रहता है, कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में रहता है। ऐसे एक साथ एक दूसरे के साथ चिपक के प्रोटीन जो होते हैं ना, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, वो ऐसे चिपक के रहते हैं। और इस हेटेरोक्रोमैटिन का कन्वर्शन जब सेल डिवीजन हो जाता है, तब ये ऐसे सिंगल में आ जाते हैं, ऐसे जहां पर आपको ऐसा क्लस्टर फॉर्म दिखेगा, यानी कि हमारे जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं या कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं, वो ऐसे एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, बाइंड यानी कि देखो, अगर एक स्ट्रे है, एक स्ट्रे में मैंने यहाँ पर सिंगल ऐसी कंचियां रखी है, और एक इसमें मैंने सभी में ऐसे बहुत सारे ऐसे भरे हुए रखे मैंने। तो मुझे बताओ, मैंने अगर आपको बोला कि सबसे पहले इन दोनों स्ट्रे में से सबसे पहले आपको कौन सी कंचियां दिखेगी, और ज्यादा वाले दिखेंगी या थोड़ी वाले दिखेंगी? ज्यादा वाली। ज्यादा वाली। हाँ, ज्यादा वाली दिखेगी। तो फिर क्यों दिखेगी? ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा है। क्योंकि वो ज्यादा है, क्योंकि वो कौन से फॉर्म में, क्लस्टर फॉर्म में, क्योंकि एक दूसरे के साथ वो कहां पर एक ही स्टे में एक दूसरे के साथ कैसे चिपक के, कैसे है, चिपक के